नमस्कार, मैं हूं विवेक यादव। एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। खबर को कर लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी के 1 साल पूरे होने पर कहा कि 27 जनवरी का दिन हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। देश की आज़ादी के बाद संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया था कि देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। उसे सबसे पहले लागू करने का काम उत्तराखंड के लोगों ने किया है। उसका 1 साल सफलतापूर्वक पूरा हो रहा है। देखिए, ये 27 जनवरी का दिन हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि देश के अंदर हम पहले राज्य के रूप में ये गौरव हमको प्राप्त हो गया कि देश की आज़ादी के बाद देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान किया था कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, और उसको सबसे पहले लागू करने का काम देवभूमि उत्तराखंड के लोगों ने किया है और उसका 1 साल सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। और मैंने जिस दिन ये लागू हुई थी तो उस दिन मैंने कहा था कि ये समान नागरिक संहिता की जो गंगोत्री है, गंगा है, जैसे देवभूमि उत्तराखंड से माँ गंगा निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार समान नागरिक संहिता की भी गंगोत्री। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुए 27 जनवरी को 1 साल पूरा हो रहा है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने ये कोड लागू किया है, जिसे अब यूसीसी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राज्य सरकार इस अवसर पर प्रदेश भर में जागरूकता कार्यक्रम, जनसंवाद और आयोजन कर रही है, जबकि मुख्य कार्यक्रम देहरादून में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी लागू करना महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समानता और सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक कदम रहा है। यह फैसला सरकार की जनता के प्रति प्रतिबद्धता और संवैधानिक मूल्य के सम्मान को दर्शाता है। जब यूसीसी हम लागू करने की तैयारी कर रहे थे, हमने उसको विधेयक के रूप में विधानसभा में पारित किया। माननीय राष्ट्रपति महोदय का भी हमको उसमें स्वीकृति प्राप्त हो गई। तो तमाम तरह से जो मैं कहूं कि हर बात पर जो लोग विरोध करते हैं, अर्बन नक्सल गैंग टूल किट और कांग्रेस के साथ मिलकर वो लगातार अफवाहें फैलाते थे, लोगों के बीच में संदेह पैदा करने का काम करते थे और किसी न किसी बहाने कहते थे कि हम किसी वर्ग विशेष के लोगों को टारगेट करने के लिए यूसीसी लाए हैं। लेकिन आज 1 साल होने के बाद जिस प्रकार से लोगों ने लाखों की संख्या में आकर इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में जिस प्रकार से यूसीसी का एक शानदार परिणाम लोगों के सामने निकल कर आया है, सभी की सुरक्षा के लिए, सभी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, सबकी अच्छाई के लिए, सबके किसी को कहीं परेशानी न हो, उस दिशा में यूसीसी ने सबकी जो अफवाहें थी, जो संदेह था, उसको भी दूर करने का काम किया है। हम इसको यूसीसी दिवस के रूप में 27 जनवरी को पूरे राज्य के अंदर अलग अलग स्थानों पर इसके कार्यक्रम करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि जन जन तक हमारा यूसीसी पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल जिले के दौरे पर पहुंचे और कैंजीधाम बाईपास का स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने पीडब्ल्यू अधिकारियों से कार्य की प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा नीम करौली के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए इस बाईपास का निर्माण प्राथमिकता से किया जाना है। उन्होंने निर्माण कार्यों की तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया ताकि आगामी पर्यटन सीजन से पहले यह मार्ग चालू हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। देखिए, चूंकि पूरे इस मानसखंड क्षेत्र में और विशेष रूप से हमारे यहाँ कैंचीधाम नीम करौली बाबा के स्थान पर आने वाले लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है इन सालों में, और उसके कारण से जो आगे का ट्रैफिक चलता है उनके लिए काफ़ी असुविधा होती है, जाम का सामना करना पड़ता है और कई घंटे लग जाते हैं रानीखेत जाने वालों को, अल्मोड़ा जाने वालों को, या बागेश्वर जाने वाले, कौसानी जाने वाले, या मैं कहूँ कि इधर से पिथौरागढ़ का भी रास्ता यहाँ से होकर जाता था, जागेश्वर धाम से लेकर अनेक स्थान इस रास्ते से ही होकर जाते हैं। तो ये पुल बन जाने से और इस प्रकार का ये बाईपास बन जाने से ये चूँकि सीधे लोगों के लिए बाईपास हो जाएगा, उनको इस जाम से नहीं गुजरना पड़ेगा और उसके कारण से जो आगे का जो पर्यटन है, आगे का जो स्थान है, वो भी बहुत प्रभावित हो रहा था। और इधर के सालों में थोड़ा
ये भी देखने में आया कि यहाँ जाम होने के कारण से लोगों ने अपने कुछ प्रोग्राम भी अन्य स्थानों को बदले हैं। और मैं पिछले दिनों कौसानी भी गया था और गरुड़ गया था, बागेश्वर जनपद का मेरा दौरा था, रानीखेत का, अल्मोड़ा का। तो वहाँ के सभी पर्यटन से जुड़े हुए हमारे कारोबारियों ने, होटल व्यवसायियों ने, या जो जिनके भी काम चलते हैं, उन सभी लोगों ने मुझे कहा। तो हमारा प्रयास चूंकि पहले से ही चल रहा था, अब जल्दी इसका काम पूरा हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी सुविधा होगी क्षेत्रवासियों के लिए भी और बाहर से आने वाले लोगों के लिए। वहीं नैनीताल से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आगामी चारधाम यात्रा को धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से राज्य की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा बताया है। इस यात्रा को और अधिक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालु अनुकूल बनाने के लिए सीएम ने विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक करने के निर्देश दिए हैं। पिछले वर्ष का अनुभव, सुझाव और प्रतिक्रिया के आधार पर इस वर्ष तैयारियों को और प्रभावी बनाया जाएगा। यात्रा के दौरान सड़कें, स्वास्थ्य, सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता और आपदा प्रबंधन सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उत्तराखंड प्रशासन चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज कर रहा है। चारधाम यात्रा हमारी बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और उत्तराखंड की दृष्टि से मैं कहूँ तो ये हमारे राज्य के लिए लाइफलाइन है। उसके कारण से बहुत बड़ा धार्मिक पर्यटन हमारे राज्य के अंदर होता है, बड़ी संख्या में लोग आते हैं और उससे बड़ी श्रद्धा और आस्था की यात्रा है। पूरे देश और दुनिया के सनातनी उसमें भाग लेते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि जैसे ही यात्रा का मतलब जो जिस वर्ष की यात्रा पूरी हो और पूरी होते ही अगली यात्रा की हम तैयारी करें। कल बसंत पंचमी के दिन अगली डेट भी जो है बद्रीनाथ धाम खुलने की, उनके कपाट खुलने की तिथि तय हो गई है। तो तैयारियां हमारी पहले से चल रही है। हमारा प्रयास होगा सभी स्टेक होल्डरों को लेकर, हमारे जो तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे पंडा समाज के लोग हैं, रावल हैं, अन्य धार्मिक संगठन हैं, व्यापारी संगठन हैं, स्टेक होल्डर्स जो यात्रा को संचालित करते हैं, उन सभी के जैसे प्रत्येक वर्ष हम सबके सुझाव लेकर यात्रा की तैयारी करते हैं। और पिछली यात्राओं का जो अनुभव होता है, कहीं पर कोई कमी है तो वो कमी हम ठीक करें और पिछले अनुभव को इस साल के काम में जोड़ते हुए और उसको अच्छा करें। वहीं हरिद्वार के बैरागी कैंप स्थित शताब्दी नगर में आयोजित गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह का भव्य समापन हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। ऐसे में देश भर से आए श्रद्धालुओं और वीवीआईपी अतिथियों की मौजूदगी में यह आयोजन आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बना। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि आजकल व्यापार को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन भारतीय संस्कृति ही दुनिया को शाश्वत शांति का मार्ग दिखा सकती है। पूरे विश्व में चारों ओर अनिश्चितता है, अशांति है, अस्थिरता है, व्यापार को हथियार बनाया जा रहा है। तब ऐसे माहौल में ये भारतीय संस्कृति और विचार है जो संपूर्ण विश्व को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन करा सकता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुंबकम और विश्व का कल्याण हो, यह हमारा मूल मंत्र है और इसको धरती पर उतारने के प्रयास यहाँ गायत्री परिवार परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से कर रहा है। अद्भुत है यहाँ का दृश्य। और आज मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह रहा हूँ, ये अखंड ज्योति के 100 साल का वर्ष है। 100 वर्ष पूरे हुए हैं, वंदनीय माता जी के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। अत्यंत सौभाग्य का दिवस है कि आज शताब्दी समारोह का समापन हुआ है। एक्चुअली तो ये समापन नहीं, ये श्री गणेश है नए युग का, एक युग के परिवर्तन का। आज अत्यंत खुशी हुई कि पूरे गायत्री परिवार, पूरे भारत, हर आत्मा ने 51 दिन की जो पूजा की, जो तप तपस्या की, जो सेवा की, जो कल्याण किया, उसका आज इकट्ठा बैठकर संकल्प लेने का क्षण थे। अभी ऐसा लगता है कि एक नए युग का सचमुच परिवर्तन है। इसकी सबसे
जो मुख्य बात ये थी कि अगर हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। आज हम सब ने इकट्ठा होकर संकल्प लिया है कि किस प्रकार गुरुदेव जी की जो उन्होंने हमको ज्ञान दिया। वहीं कोटद्वार के सन्हे क्षेत्र में होने वाले 2 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल की तैयारियां जोरों पर है। आगामी 31 जनवरी को और 1 फरवरी को यह कार्यक्रम विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की पहल पर आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को संसद के समय पर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम में बर्ड वॉचिंग, पक्षी प्रदर्शनी स्टॉल, विभिन्न पक्षियों की प्रजातियों, उनके संरक्षण और पर्यावरण संतुलन से जुड़ी जानकारियां शामिल हैं। ऐसे में यह आयोजन प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा और पक्षियों के संरक्षण को बढ़ावा देगा। आप जानते हैं कि इस इलाके में खासकर कोटद्वार का ये जो इलाका है, यहाँ पर 400 से ज़्यादा तरह की बर्ड्स पाई जाती हैं और एक बार पहले यहाँ सने फेस्टिवल हो चुका है। मेरा निवेदन सरकार से यही था कि इसको किसी तरह से हम या तो फॉरेस्ट के कैलेंडर में या टूरिज़्म के कैलेंडर में इस चीज़ को डालें और रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर बर्ड वॉचिंग हो, बर्ड ट्रेल्स हो, ताकि हमारे एक तो बच्चों को एम्प्लॉयमेंट्स मिले, कोटद्वार का इकोनॉमी का बूस्ट हो, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हो। वहीं देहरादून में कुल 26 जनवरी को 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। परेड ग्राउंड में होने वाले इस समारोह में मुख्यमंत्री और राज्यपाल का गरिमा में आगमन होगा। ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के बाद परेड का आयोजन होगा। इस अवसर पर विभिन्न विभागों की झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी, जिनमें से सूचना विभाग की झांकी मुख्य आकर्षण होगी, जिसमें उत्तराखंड की 25 वर्षों की विकास यात्रा और शीतकालीन पर्यटन को दर्शाया जाएगा। परेड ग्राउंड में सुव्यवस्थित पार्किंग और कड़ी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन ने शांतिपूर्ण और सुरक्षित समारोह के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए। देखिए, जैसा विदित है, कल हमारा 77वां जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, तो इसकी सभी हमारे जो देशवासी हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम आशा करते हैं कि सभी लोग इसको हर्षोल्लास से मनाएंगे। जनपद देहरादून पुलिस के द्वारा इसके लिए व्यापक तैयारी कर ली गई है। जो हमारा मुख्य परेड है वो परेड ग्राउंड में होगी, उसकी रिहर्सल वगैरह पूरी कर ली गई है और आज उनको तैयारी के लिए भी समय दिया गया है। आज ग्राउंड की जो सजावट है वो भी पूरी कर ली जाएगी और सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ गार्ड की तैनाती कर दी गई है। रात्रि में भी गश्त परेड ग्राउंड के चारों तरफ की जा रही है और कल के लिए भी हमारे द्वारा व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। जो हमारे एंट्री गेट हैं, चाहे वो वीवीआईपी हो, वीआईपी हो, पब्लिक का वहाँ ड्यूटी लगाई गई है, बैरियर भी लगाए गए हैं और यातायात व्यवस्था भी हमारे द्वारा की गई है। यातायात जहाँ जहाँ से डाइवर्ट करना है उन पॉइंट्स पर भी हमारे द्वारा कल के लिए ड्यूटी तैयारी कर ली गई है। साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टि से जो हमारे अंतर्राज्यीय या अंतर जनपदीय बैरियर है वहाँ भी लगातार चेकिंग की जा रही है। जो हमारा डॉग स्क्वाड है, बीडी स्क्वाड है, उनके द्वारा भी चेकिंग, जो हमारे रेलवे स्टेशन है, आईएसबीटी हैं, जो भीड़ भाड़ वाले एरिया जैसे मॉल्स हो गए तो वहाँ भी चेकिंग की जा रही है और साथ ही साथ लगातार जो होटल हैं, ढाबे हैं, उनकी भी चेकिंग हमारे द्वारा की जा रही है। तो कुल मिलाकर हमारे द्वारा जो है पुख्ता सुरक्षा। चलिए, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भाजपा ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष नेत्रपाल मौर्य ने कहा कि भाजपा सरकार के तहत हर वर्ग और जाति को सम्मान मिल रहा है और कश्यप समाज को जल्द बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने ओबीसी प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ाने और मत्स्य बोर्ड के प्रतिनिधित्व पर मुख्यमंत्री से बातचीत करने की बात की। शुक्रवार को श्री कश्यप समाज आश्रम समिति हरिद्वार ने स्वागत सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया। भाजपा ओबीसी मोर्चा में राजवीर सिंह कश्यप को प्रदेश महामंत्री और नीरज कश्यप को प्रदेश मंत्री बनाए जाने पर स्वागत किया। नेत्रपाल मौर्य ने कहा कि मत्स्य पालन आयोग में कश्यप समाज का प्रतिनिधित्व जल्द होगा और ओबीसी प्रमाण पत्र की वैधता 3 साल तक बढ़ाई जाएगी। बिल्कुल है, क्यों नहीं। हर विषय संगठन के सामने, देखिए हमारे यहाँ संगठन सबसे बड़ा होता है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के सामने, माननीय मुख्यमंत्री के सामने सारे विषय आ रहे हैं और सारे समाज के लोग रख रहे हैं। और देखिए उनसे आप कभी भी जाकर, समाज के व्यक्ति के लिए खुले दरबार है, सब लोग मिलते रहते हैं, हम लोग भी हर 8-10 दिन में उनसे मिलते रहते हैं। वो भी कहते हैं ऐसी छोटी छोटी चीजें आए सामने जिनका समाधान जल्द से जल्द हम लोग कर सके। और पार्टी और सरकार बड़ा चिंतित है हर समाज वर्ग को आगे लाने के लिए। आप देखिए किस तरीके से छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को कहाँ से लाए। मेरे जैसा बस्ती में रहने वाला कार्यकर्ता आज उसको प्रदेश की कमान सौंपी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने, जो जमीन पे रहने वाले हैं,
कांग्रेस ने कभी भी ऐसा नहीं किया हुआ। कांग्रेस ने हमेशा पिछड़े समाज का वोट बैंक को लूटा है और लूट कर हमेशा सत्ता का उपयोग किया है। आज कहीं ना कहीं जमीन पे अंतिम छोर पे बैठे हुए समाज की और व्यक्ति की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मुझे लग रहा है ये निरंतर जारी रहेगा, बहुत जारी रहेगा और 2027 के बाद और भी अच्छे रिजल्ट आपके सामने आने वाले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में समर्पण सोसाइटी फॉर हेल्थ रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा संचालित बाल विवाह मुक्ति रथ का फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह रथ एक जन जागरूकता अभियान के रूप में कार्य करेगा, जिसका उद्देश्य दूरस्थ और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में बाल विवाह के खिलाफ प्रभावी संदेश पहुंचाना है। यह अभियान 8 मार्च 2026 तक जारी रहेगा, जिसमें गांवों, स्कूलों, पंचायतों, आंगनबाड़ी केंद्रों पर नुक्कड़ नाटक, संवाद सत्र और शपथ कार्यक्रम जैसी गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। वहीं धर्मनगरी प्रयागराज से बड़ी राजनीति सामाजिक खबर सामने आई है। ज्योतिर्मठ पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश भर में मौन उपवास किया है और विरोध जताया। इसी क्रम में श्रीनगर हनुमान मंदिर प्रांगण में भी उपवास कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गौदियाल ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे भारतीय संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और सनातन मूल्यों पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि संतों के प्रति सम्मान होना चाहिए और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो राज्य और देश की छवि को प्रभावित कर रही हैं। देखिए, पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार के इस कृत्य की आलोचना हो रही है और धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के मन में इसके लिए गहरे भाव पैदा हुए हैं सरकार के खिलाफ और हम चाहते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि आए। मैंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आह्वान किया है कि प्रदेश में सभी जिलों में, विधानसभा क्षेत्रों में, यहाँ तक कि विकास खंडों में भी सरकार को सद्बुद्धि आए। इस हेतु सब लोग कुछ समय का मौन व्रत रखें मंदिरों में और ताकि सरकार को भगवान ये सद्बुद्धि दे कि इस प्रकार की संकीर्णता के चलते कारण क्या है। कारण सिर्फ ये है सरकार के इस कृत्य का कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हो, चाहे वो धार्मिक आस्थानों पर विराजित हो, लेकिन अगर वो राजनीतिक भाषा सरकार के अनुकूल नहीं बोलते हैं तो वो उनको विरोधी समझ बैठते हैं। और ये ताज़ा उदाहरण इसी बात का परिणाम है। शंकराचार्य जी ने, ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य जी ने केदारनाथ के सोने के बारे में प्रश्न उठाया था कि केदारनाथ में सोना कैसे गायब हुआ है और समय समय पर वो सरकारों को रास्ता दिखाते रहते हैं, यहाँ तक कि राजनीतिक पार्टियों को भी रास्ता दिखाते रहते हैं। जहाँ तक हमारी पार्टी का प्रश्न है, बहुत से बार उन्होंने हमारी पार्टी के लिए भी कुछ कहा है, हमारे नेताओं के लिए भी कुछ कहा है। मुनिकीरेती थाना पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान बड़ी सफलता हासिल की है। एसएसपी आयुष अग्रवाल के निर्देश पर चलाए गए अभियान में टीम ने नशे के एक सौदागर साधु उर्फ सुनील को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 843 ग्राम चरस और करीब 1.5 लाख रुपए मूल्य की अन्य सामग्री बरामद हुई। आरोपी पानीपत निवासी श्यामलाल के कहने पर चरस उत्तरकाशी से लेकर पानीपत ले जा रहा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय के आदेश पर टिहरी जेल भेज दिया। गिरफ्तारी के दौरान भारी बारिश और बर्फबारी में पुलिस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यूसीसी के सफल क्रियान्वयन की दिशा में देहरादून ने महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल किया है। जनपद के सभी विभागीय कर्मचारियों ने यूसीसी पोर्टल पर 100 नामांकन सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए हैं, जो सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों और जिला प्रशासन की प्रभावी कार्य योजना का परिणाम है। देहरादून में कुल 26,000 से अधिक कर्मचारियों में 7,263 ऐसे हैं जिनका विवाह 26 मार्च 2010 के बाद हुआ और सभी पात्र कर्मचारियों ने पंजीकरण पूरा कर लिया है। अब तक यूसीसी पोर्टल पर 60,000 से अधिक विवाह पंजीकरण सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं, जिससे कोर्ट के क्रियान्वयन को मजबूती मिली है। देखिए, जैसा आपको पता ही है, हमारे ऑनरेबल सीएम सर का ये डायरेक्शंस पे हमने यूसीसी का यहाँ पूरा जो कार्य पूरे जनपद में चल रहा है, इसके क्रम में 27 तारीख को हम यूसीसी दिवस का भी आयोजन कर रहे हैं। हमारे जनपद में जितने भी विभाग हैं, जो भी इसमें 2010 के बाद मैरिड लोग हैं, उनका हमने 100% इसमें रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। बाकी हमने काफ़ी फील्ड लेवल पे प्रचार प्रसार करके काफ़ी फील्ड लेवल पे भी हमारी अच्छी प्रगति आ गई है। मोर देन 60,000 मैरिज रजिस्ट्रेशन अभी तक हमारे हो गए और भी चीज़ों में हम इसमें
रजिस्ट्रेशन तत्काल और जनरल उसमें कर रहे हैं और इसमें ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है और सभी लोग इसमें टाइमली इसको अचीव करने में कोशिश कर रहे हैं। वहीं देहरादून नगर निगम शहर की स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत करने के लगातार प्रयास कर रहा है। नगर आयुक्त नमामि बंसल के अनुसार वर्ष 2025 में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा किया गया है, जिनके आधार पर 2026 तक देहरादून को कूड़ा मुक्त और आधुनिक शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। शहर के प्रमुख कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन कारगी और धोरण को अब पूरी तरह से मैकेनाइज्ड कर दिया गया है, ऐसे में जिससे कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया और प्रभावी हो गई है। नगर आयुक्त ने बताया कि जुगमिंदर हॉल, फूड पार्क और गांधी पार्क जैसी परियोजनाएं अंतिम चरण में हैं। संकरी गलियों में डोर टू डोर कचरा उठाने के लिए छोटे ई रिक्शा तैनात किए जा रहे हैं और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से यूजर चार्ज कलेक्शन में भी सुधार हुआ है। देखिए, वर्तमान में जैसा आपने कहा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को हमने कंप्लीट किया 2025 में। शहर में जो हमारे 2 मुख्य ट्रांसफ़र स्टेशन थे उसको हमने पूरी तरह से मैकेनाइज किया कारगी और धोरण पे। अभी वर्तमान में जो जुगमिंदर हॉल है और हमारा फूड पार्क, गांधी पार्क, इन सभी प्रमुख प्रोजेक्ट्स भी लगभग कंप्लीशन की ओर हैं। प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे संकरी गलियां हैं, कुछ ऐसे वार्ड्स हैं जहां पर कि हमें छोटे ई रिक्शास की आवश्यकता है डोर टू डोर कूड़ा उठान के लिए, उसको उपलब्ध कराया जा सके और इसके लिए ऑलरेडी यूज़र चार्ज कलेक्शन की व्यवस्था को बहुत तेज़ी से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लागू किया गया है और अभी तक अच्छा रेवेन्यू नगर निगम को प्राप्त हो चुका है। तो 2026 में जैसा कि अभी तक हम 50% 2 अपनी लेगेसी वेस्ट साइट्स को भी क्लियर कर चुके हैं, प्रयास रहेगा कि इन सभी कार्यों को हम पूर्णता की ओर ले जा सकें और निश्चित रूप से इसका जब 100% कंप्लीशन के बाद परिणाम दिखेगा तो शहर में काफ़ी सुधार और आ जाएगा व्यवस्था। वहीं प्रयागराज में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। प्रदेश कांग्रेस ने इसे निंदनीय करार देते हुए राज्य भर के विधानसभा क्षेत्र में मंदिर प्रांगण में मौन उपवास और मंत्र जाप के माध्यम से बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस का मंदिरों में पहुंचना बीजेपी कार्यकर्ताओं की ताकत और सनातन संस्कृति का परिणाम है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस पहले सनातन धर्म का सम्मान करती तो आज इस तरह के प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और सनातन की ही ताकत का नतीजा है कि आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मंदिरों की चौखट में जाकर माथा टेकने और नाक रगड़ने के लिए मजबूत हो गई। तो ठीक है, अगर ये काम आपने पहले किए होते, इस तरह से धर्म कर्म और सनातन के साथ आप लोगों ने पहले ईमानदारी दिखाई हुई होती तो आज आपका ये हश्र ना होता। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें ANB न्यूज़।